हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि प्रहार 3.0 सीरीज में हम लोग अभी इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हमारा सेक्शन चल रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों 2 लेक्चर हो चुका है आपका। ये तीसरा लेक्चर चल रहा है। पहले लेक्चर में हमने देखा था लेटर मुगल रूल्स। सेकेंड में हमने देखा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और आज हम देखेंगे कैसे कर्नाटक युद्ध और इसके बाद कर्नाटक युद्ध में ये फ्रांसीसियों को पराजित करते हैं, और उसके बाद फिर कैसे स्वतंत्र राज्य जो छोटे छोटे उभर कर आते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उनसे या तो संधि करके या फिर उनके साथ फूट डालो और राज करो की नीति के साथ उनको जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कर्नाटिक वार देखेंगे और छोटे छोटे अन्य राज्यों के साथ अंग्रेज कैसे उनके साथ साम्राज्य विस्तार करते हैं, उन राज्यों पर जो विजय हासिल करके इसका इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने भारत में यूरोपियों के आगमन पे चर्चा की थी। उससे मैं एक क्वेश्चन फिर से आपको दे रहा हूँ लास्ट क्लास से। एक क्वेश्चन ये था लास्ट क्लास का कि भारत में जो विभिन्न यूरोपीय कंपनियां आईं, उसमें से किस कंपनी ने सहकारिता के सिद्धांत पे व्यापार आरंभ किया। किस कंपनी ने सहकारिता, ज्वाइंट वेंचर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के आधार पे साम्राज्य स्थापित किया, व्यापार स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। और मैंने देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो में ढेर सारे कमेंट्स दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप ऐसे ही कमेंट करते रहें और सही आंसर आप लोग उत्तर में देने की कोशिश करें, जिससे कि क्या है, दो टू वे इंटरेक्शन होता है और आपको भी फायदा होगा इससे, और मैं भी समझ पाऊंगा कि आप लोग कहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, या फिर आप लोग बहुत अच्छे से समझ ले रहे हैं। तो इससे टू वे इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है दोस्तों कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध देखा जाए तो ये भारत में हो रहा है, पर इसकी आधारशिला रखी जाती है यूरोप में। हमने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज के बाद डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रेंच आए लास्ट में, और उसके बाद स्वीडन आया था। स्वीडन उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं था, पर इस पांच के क्रम को हमने देखा था। और हमने यह भी देखा था कि कैसे पुर्तगालीज को 1613 में अंग्रेजों ने हराकर सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। जहांगीर ने इनको अनुमति दी थी 1613 में स्थापित करने की, स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराने के बाद। तो कैसे इन्होंने पुर्तगालियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। परंतु फ्रेंच फ्रेंच अभी इनके सामने टिके हुए थे। फ्रेंच काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो जब ये फ्रेंच बहुत तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो इनको एक काफ़ी चुनौती मिली। फ्रेंच एक्सपेंशनिज्म, फ्रेंच का जो आपका साम्राज्यवाद की नीति थी, विशेषकर जो डुप्ले जब आते हैं फ्रेंच के गवर्नर बन के, तो उनके समय में इन अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच, इन दो कंपनियों के बीच युद्ध होने लगते हैं। और उसमें से 3 युद्ध बहुत ही प्रमुख हैं। उसमें है कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध 1, 2 एंड 3। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो जैसा हमने पहले ही बोला आपको कि इसके युद्ध की आधारशिला कहाँ रखी जा रही है, यूरोप में हो रही है। यूरोप में फ्रांस और कर्नाटक आपस में आमने सामने खड़े हैं, और इसी का प्रभाव दुनिया के अन्य क्षेत्र जहां जहां ये दोनों साथ में व्यापार कर रहे हैं या प्रतियोगिता कर रहे हैं, वहां पे इन दोनों के बीच प्रतिद्वंद स्थापित होने लगता है। तो पहला कर्नाटक युद्ध है, ये 1744 से 1748 तक, 1744 से 1748 तक चलता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। 1700, ये आपका 1744 नहीं है दोस्तों, ये 1746 है। सॉरी, आपसे माफी चाहता हूँ। इसमें 1746 इसको लिख लें। 1746 से 1748 तक चलता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। 1746, ये 46 है। 1746 से 1748, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वार। इसकी आधारशिला कहाँ रखी जाती है, यूरोप में। यूरोप में होता क्या है कि ऑस्ट्रिया में
उत्तराधिकार को लेकर के दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों अपने अपने लोगों को, जो उनके फेवरेबल लोग हैं, उनको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और उनको प्रोजेक्ट करने के कारण दोनों आपस में वहाँ भिड़े होते हैं, जिसके कारण से भारत में भी इनके बीच तनावपूर्ण स्थिति होती है। और इसका जो तात्कालिक कारण होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध का, वो होता है कि एक अंग्रेजी नौसैनिक बारनेट, फिर से लिखिए, एक अंग्रेजी नौसैनिक बारनेट कुछ फ्रेंच जहाज़ों को पकड़ लेते हैं, कुछ फ्रेंच जहाज़ों को पकड़ लेते हैं। तो जिसकी प्रतिक्रिया में हम जानते हैं कि हर एक्शन के अगेंस्ट एक रिएक्शन होता है। तो उसके रिएक्शन में डुप्ले होते हैं गवर्नर, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले। ये क्या करते हैं, ये मद्रास प्रेसिडेंसी किसका था, हमने देखा था लास्ट क्लास में, इस पे अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों का क्षेत्र था। ठीक है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के इस क्षेत्रों को डुप्ले कैप्चर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बाद काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति होती है। फिर कर्नाटक के नवाब नवाब साहब बोलते हैं कि ये सब बंद करो, काफ़ी हो गया हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, युद्ध बंद करो। तो युद्ध तो बंद हो जाता है, लेकिन डुप्ले क्या चालाकी करते हैं, ये डुप्ले आपके ये बड़े डिप्लोमेट होते हैं। ही वॉज ए ग्रेट डिप्लोमेट। अगर देखा जाए तो उन्होंने फ्रांस की शक्ति को भारत में बहुत ही प्रभुता के साथ, बहुत ही सफल तरीके से उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया था। तो इन्होंने क्या किया, जो मद्रास वाला जीता हुआ क्षेत्र था, मद्रास प्रेसिडेंसी वाला जीता हुआ जो क्षेत्र था, वो जाके गिफ्ट में दे देते हैं कर्नाटक के नवाब को। तो कर्नाटक के नवाब बड़े इंप्रेस होते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मद्रास का क्षेत्र हमें मिल गया। तो दोस्तों, ये होता है आपका कि कर्नाटक के नवाब कर्नाटक का नवाब प्लस फ्रेंच फ्रेंच सेना, ये दोनों मिलकर के संत थोमे का युद्ध लड़ते हैं 1746 में आपका, सॉरी 1748 में, 1748 में संत थोमे का युद्ध लड़ते हैं। और उस युद्ध में ये ब्रिटिशर्स को पराजित कर देते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रेंच ब्रिटिशर्स को पराजित कर देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए कि 1748 में सेंट थोमे का युद्ध होता है, जिसमें फ्रेंच के गवर्नर डुप्ले और ये कर्नाटक के नवाब के साथ मिल करके ब्रिटिशर्स को सन थोमे में पराजित करते हैं। और इसके बाद फिर यूरोप में यूरोप में होता है एक यूरोप में होता है आपका एक्स ला चैपल एक्सला चैपल की संधि होती है। सॉरी, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यूरोप में एक जगह है, एक्सला चैपल में संधि होती है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच, और उसके बाद वहां पे युद्ध विराम होता है। और उसी के बाद फिर इंडिया में भी इन दोनों के बीच युद्ध विराम हो जाता है और प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये था आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब इसके बाद 1749 से 1754 तक, 1749 से 1754 तक, ये आपका होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, 1749 से 1754 तक। इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताता हूँ। डुप्ले क्या करते हैं, इन्होंने पहले ही प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में क्या किया था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जो अंग्रेजों का क्षेत्र था उस पे अपना कब्जा हासिल करते हैं और इसको दे देते हैं कर्नाटक गवर्नर को, और उन्हें खुश कर देते हैं, फिर उनके साथ मिलकर के अंग्रेजों को हरा देते हैं। तो ये फिर वही काम करते हैं कि दो बिल्लियों की लड़ाई में जो होता है ना, बंदर को फायदा हो जाता है। तो वही करते हैं, ये लोकल जो स्थानीय राजा हैं उनके लड़ाइयों में, स्थानीय नवाबों की लड़ाइयों में, स्थानीय निजामों की लड़ाइयों में ये इंटरफेयर करने लगते हैं, जिससे कि इनको एक उसमें इंटरवीन करने के बाद एक एंट्री मिल जाती है। और एंट्री मिलने के बाद वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। क्वेश्चन भी आता है कई बार, हम लोग देखेंगे बाद में, कि कौन सा ऐसा शासक था जो कि कौन सा ऐसा गवर्नर था कंपनियों का जो कि जो कि लोकल स्थानीय राजाओं की लड़ाई में जाकर अपने साम्राज्य का विस्तार का अवसर ढूंढता था। तो वो थे ये डुप्ले डुप्ले महानुभाव। तो सेकेंड कर्नाटिक युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो स्थिति बनती है वो है ऐसा कि दक्कन में दो राज्य होते हैं। एक है आपका हैदराबाद हैदराबाद, और दूसरा आपका है कर्नाटक। एक है आपका हैदराबाद और दूसरा है कर्नाटक।
हैदराबाद में निसार जंग, इसमें भी गद्दी की लड़ाई चलती रहती है। निसार जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग। निसार जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग आमने सामने होते हैं। और कर्नाटक में होते हैं अनवर उद्दीन, अनवर उद्दीन वर्सेस चंदा साहिब। चंदा साहिब बड़ा फेमस नाम है, कई बार एग्जाम में आता है, चंदा साहिब। ठीक है, मेरी राइटिंग पे यहाँ पे मत जाइएगा आप लोग मेरी आवाज सुन के नाम नोट करते रहिएगा सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। अनवर उद्दीन वर्सेस चंदा साहिब, और हैदराबाद में होते हैं निसार जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों जगह गद्दी की लड़ाई चल रही है, दोनों जगह सत्ता की लड़ाई चल रही है। तो फ्रेंच इसमें क्या करते हैं, ये मुजफ्फर जंग के साथ आ जाते हैं। यहाँ पे डुप्ले आ जाते हैं, फ्रेंच मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते हैं। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ भी चंदा साहिब को सपोर्ट कर देते हैं। कर्नाटक में किसको सपोर्ट करते हैं, फ्रेंच, जो कि डुप्ले गवर्नर है इनका, ये चंदा साहिब को सपोर्ट करते हैं कर्नाटक में, और हैदराबाद में सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग को। ठीक है, तो जब ये देखते हैं तो फिर अंग्रेज भी आ जाते हैं पीछे पीछे। अंग्रेज निसार जंग को सपोर्ट करने लग जाते हैं। होता है ना, शत्रु का शत्रु तो दोस्त होता है। बस उन्हीं सिद्धांतों पे अब अगले 100-150 साल तक इंडिया के विभिन्न अलग अलग सूबों में, अलग अलग प्रांतों में लड़ाइयाँ चल रही हैं कि शत्रु का शत्रु तो दोस्त होता है। उसका लाभ उठा करके ब्रिटिश साम्राज्य का एक्सपेंशन कंपनी के द्वारा किया गया। तो अब देखते हैं, निसार जंग है, निसार जंग के साथ आ जाते हैं अंग्रेज, क्योंकि फ्रेंच के साथ मुजफ्फर जंग है और मुजफ्फर जंग के शत्रु निसार जंग है, तो अब हमारे मित्र हो गए निसार जंग। ये हो गए ब्रिटिश कंपनी आ गई यहाँ पे। अभी चल रही है क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक ब्रिटिश साम्राज्य नहीं आया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है निसार जंग के साथ। और यहाँ पे कर्नाटक में भी आ जाती है कंपनी अनवर उद्दीन के साथ। ठीक है, तो इस तरह से पूरा माहौल बनता है। और फिर बाद में तीन लोगों ने मिलकर के, फ्रांस के डुप्ले प्लस चंदा साहिब और प्लस मुजफ्फर जंग, इन तीनों की संयुक्त आर्मी, इन तीनों की संयुक्त आर्मी मिलकर के अनवर उद्दीन पे अटैक करते हैं। कर्नाटक, पहले कर्नाटक को टारगेट करते हैं कि पहले अनवर उद्दीन को हम देखेंगे, फिर हैदराबाद देखेंगे, क्योंकि हैदराबाद थोड़ा मजबूत भी था, वहाँ निजाम शाही था, तो वो थोड़ा मजबूत भी था। तो आपका फ्रांस प्लस चंदा साहिब प्लस मुजफ्फर जंग मिलकर के अनवर उद्दीन पे अटैक करते हैं, अनवर उद्दीन पे, और इनको किल डिफीट कर देते हैं, डिफीटेड एंड किल्ड, इनको पराजित करके इनकी हत्या कर देते हैं। और गद्दी बिठाते हैं किनको, चंदा साहिब को, चंदा साहिब को देते हैं कि भाई अब आप अरकोट यहाँ का सेंटर राजधानी होता है, तो अरकोट से आप कर्नाटक की सत्ता संभालिए। ये आपका, इनको चंदा साहब को गद्दी पे बिठा देते हैं। और फिर जब चंदा साहब को गद्दी बिठा देते हैं तो कर्नाटक अपने कंट्रोल में आ गया। तो फिर डुप्ले कहाँ बैठने वाले थे, फिर फ्रांस, मतलब डुप्ले गवर्नर इनका, प्लस चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब हो गए ये, कर्नाटक वाले, प्लस मुजफ्फर जंग बेचारे अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इन तीनों की आर्मी मिलकर के निसार जंग, हैदराबाद में निसार जंग पे अटैक करते हैं। ठीक है, इन्हें भी डिफीट एंड किल्ड, इन्हें भी पराजित करते हैं और इनको भी मार देते हैं। तो इस तरह से दोनों जगह, हैदराबाद में भी, हैदराबाद और कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी अरकोट, इन दोनों पे प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। कौन, फ्रेंच, फ्रेंच को एक बढ़त मिल जाती है। और इससे क्या होता है, फ्रेंच को एक बढ़त मिल जाती है, इससे क्या होता है कि डुप्ले या फ्रेंच अपने लोगों को, अपने जो उनके फेवरेबल लोग थे उनको कर्नाटक और हैदराबाद के राज्य में उनको एंट्री दिलवाते हैं, उन व्यापार में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं और अपने फेवरेबल लोगों को वहां पे पोजीशन पे बिठाने लगते हैं। तो इस तरह से डुप्ले प्रभावी हो जाते हैं दक्कन के क्षेत्र में। तो जब डुप्ले प्रभावी हो जाते हैं दक्कन के क्षेत्र में, तो नॉर्थ में तो अंग्रेज ने काफी ठीक ठाक बना लिया था। बंगाल में ये सूबेदारी मिल गई थी इनको, ये फर्रुख सियार का फरमान भी तब तक मिल गया था। तो ये वहां पे धीरे धीरे मजबूत होते रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो साउथ से आता है, सॉरी साउथ आते हैं, दक्कन आते हैं नॉर्थ से अंग्रेज। क्या नाम है, रॉबर्ट क्लाइव। इस समय अंग्रेज के जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव
नॉर्थ से साउथ आते हैं स्थिति को संभालने के लिए, और ये क्या करते हैं, ये अर्कोट पे आक्रमण कर देते हैं। अर्कोट जो कर्नाटक का, जहां से कर्नाटक गद्दी चल रही थी, अर्कोट पे आक्रमण कर देते हैं, अटैक करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें क्या होता है, तंजौर का शासक जो होता है, तंजौर का शासक कर्नाटक के नवाब चंदा साहिब की हत्या कर देता है। किनकी? चंदा साहिब की। तंजौर का शासक चंदा साहिब की हत्या कर देता है। और चंदा साहब की हत्या होने के बाद जो अनवरुद्दीन का बेटा था उसे गद्दी पे बिठा देते हैं। उसे कर्नाटक की गद्दी पे, अरकोट की गद्दी पे किसको बिठाते हैं? मोहम्मद अली, जिनके फादर थे अनवरुद्दीन, जिनको फ्रेंच डुप्ले, मुजफ्फर जंग की सेना और चंदा साहिब की सेना ने मिलकर के आक्रमण किया था इनके फादर पे और उनको मार दिया था, इनके पिता को। तो उनके बेटे मोहम्मद अली उस समय वो तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में एक प्रांत होता है, वहां जाके छिप जाते थे ये। तिरुचिरापल्ली में छिपे हुए थे। उनको बुलाया वहां से कि आओ, अब आराम से गद्दी पे बैठो। ये कुछ स्थिति होती है सेकेंड कर्नाटक युद्ध के टाइम पे। तो अंग्रेज फिर आते हैं, तो उन्होंने हस्तक्षेप जब किया तो उनको भी एक बढ़त मिल जाती है। अरकोट में वो मोहम्मद अली को बिठा देते हैं, जो अनवरुद्दीन के बेटे थे, तिरुचिरापल्ली से बुलाकर। और तंजौर के शासक इसमें क्या है, चंदा साहिब को मार देते हैं। दोस्तों, आप इसको पॉज करके आप भी देख सकते हैं और उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। उसको बुलेट पॉइंट में, जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट्स, उनको आप बुलेट पॉइंट्स में जरूर नोट डाउन करें, तो क्वेश्चंस इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर कई बार आ जाते हैं। ठीक है। अगर एक बार में पूरी वीडियो में, हो सकता है कि 1 घंटे की वीडियो 2 घंटे में हो सकता है देखना पड़े आपको, लेकिन अब 2 बार में देखें, 3 बार में देखें, लेकिन सारे पॉइंट्स को नोट जरूर करें। उससे आपका नोट्स ही बन जाएगा साथ साथ में पढ़ते पढ़ते, और बाद में जब भी कभी रिवाइज करना होगा तो आपके पास एक मटेरियल तैयार रहेगा। तो ये होता है। चलिए फिर आते हैं अपने हम इसमें टॉपिक पे। तो इस तरह से फिर कर्नाटक अर्कोट पे मोहम्मद अली को बिठाने के बाद अंग्रेज को बढ़त मिल जाती है, एंड फ्रेंच गोट ए सेटबैक। फ्रेंच के जो गवर्नर हैं डुप्ले, यहाँ पे थोड़े वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रांस की जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, और आपको पता है कि सरकारी कंपनी में काम बहुत करेंगे तो एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन अगर एक गलती हो गई तो उसका जो पनिशमेंट मिलता है, दैट इज मच हायर एज कंपेयर टू एप्रिसिएशन। ये एक बड़ा आयरनी है, लेकिन ये सत्य है, ऐसा होता है। तो ये भी सरकारी कंपनी थी फ्रेंच की, तो है ना, कंपनी थी ओरिएंटल। तो ओरिएंटल, टी को त बोलते हैं वहाँ यूरोप में लोग। तो कंपनी थी ओरिएंटल था इनका। तो इसमें, इस कंपनी में जो थे आपके डुप्ले, को बुला लिया जाता है वापस, कि आपने तो फिर हार गए यहाँ पे। इतना जो इन्होंने बनाया था दक्कन में उसको नहीं माने, जैसे ही हारे उनको बुला लिया गया वापस कि अब आप आ जाओ हमारे यहाँ। और फिर इसके बाद 1754 में डुप्ले को बुला लिया जाता है और भेजा जाता है गोडेहू। नेक्स्ट फ्रेंच गवर्नर होते हैं गोडेहू, उनको, गोदेहू को भेजा जाता है। और फिर गोदेहू जब आते हैं, तो गोदेहू के समय एक, गोदेहू के टाइम पे एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पौंडीचेरी की ट्रीटी हो जाती है 1755 में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच पौंडीचेरी की संधि होती है, ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच होती है। और ये एक तरह से देखा जाए तो दोनों इक्वल इक्वल लग गए थे, तो एक फाइट, ये सेकेंड वर्ल्ड वार इसी के साथ, सेकेंड कर्नाटक वार, सॉरी मैं बार बार वर्ल्ड वार बोल रहा हूँ, सेकेंड कर्नाटिक वार समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये एक अनिर्णायक युद्ध होता है जिसमें कोई विजेता नहीं कहा जा सकता। शुरू में पहले फ्रेंच को बढ़त मिलती है, फिर अंग्रेजों को बढ़त मिल जाती है। तो इस तरह से एक पौंडी, लास्ट में गोदेहू आते हैं, डुप्ले को बुला लिया जाता है, और फिर इसके बाद पौंडीचेरी की ट्रीटी होती है और ये युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये था आपका सेकेंड कर्नाटिक वार। तो इसमें अनिर्णायक भूमिका में, अनिर्णायक रूप से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और जब हम देखें पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रेंच डिफीट किए थे किनको, ब्रिटिशर्स को, सेकेंड में दोनों इक्वल इक्वल रहे। अब देखते हैं हम थर्ड कर्नाटिक वार। थर्ड कर्नाटिक वार, इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। यूरोप में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है। ठीक है। यूरोप में फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स आमने सामने होते हैं, युद्ध तो इनके बीच कंपटीशन चलता ही रहता है, दोनों अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वो लगे रहते हैं। तो यूरोप में चल रहा होता है, तो उसी का असर भारत में भी है कि यहाँ भी तनावपूर्ण स्थिति शुरू हो जाता है।
तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच गवर्नर हैं, फ्रेंच गवर्नर हैं, उनका नाम है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली क्या करते हैं, काउंट डी लाली पौंडीचेरी में अंग्रेजों का एक फोर्ट होता है, सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड, इस पे आक्रमण करके इसको जीत लेते हैं। यहाँ भी फ्रेंच ने ही एग्रेसिव एक्शन स्टार्ट किया था। जब फोर्ट सेंट डेविड को जीत लेते हैं तो फिर यहाँ पौंडीचेरी में फ्रेंच बढ़त बना लेते हैं। और इसी दौरान देखिए आप लोग 1757 में प्लासी की लड़ाई हो चुकी है, 1757 में प्लासी की लड़ाई हो चुकी है, जिसमें बंगाल में एक स्ट्रेटेजिक विन मिलती है उनको, अंग्रेजों को, और एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके होते हैं ब्रिटिशर्स। और बिहार बंगाल उड़ीसा में उनका एक लगभग बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, जिससे इनको काफ़ी राजस्व भी मिलता है और व्यापार के अवसर भी मिलते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर ये मोबिलाइज होकर के सोचते हैं कि अब दक्कन की तरफ चला जाए, और फिर नीचे आते हैं, और नीचे 1760 में, 1760 में एक होता है युद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, वांडीवास, वांडीवास का युद्ध होता है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच, जिसमें ब्रिटिशर्स हरा देते हैं फ्रेंच को। इसमें क्या है, फ्रेंच पराजित हो जाते हैं 1760 के वांडीवास के युद्ध में, और इस तरह से फ्रेंच पराजित हो जाते हैं। और आपका दक्कन में भी एक स्ट्रेटेजिक विन मिल जाती है ब्रिटिशर्स को, एक स्ट्रॉन्ग लीड स्थापित करते हैं। और फिर बाद में 1763 में देखा जाए तो 1763 में यूरोप में ये ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि से 1763 में पेरिस की संधि हो जाती है यूरोप में। और पेरिस की संधि के बाद फिर वहां पर युद्ध विराम हो जाता है, और उसी के बाद फिर भारत में भी युद्ध विराम हो जाता है। इस तरह से आप 3 एंग्लो कार्नाटिक वार देखते हैं। इन तीनों में जो यूरोप की स्थितियां होती हैं उससे ही प्रभावित होता है भारत की स्थिति, और उससे फिर देखते हैं लास्ट में क्या होता है। लास्ट में अंग्रेज विक्टोरियस होते हैं, 1760 के वांडीवास युद्ध में एक निर्णायक जीत मिलती है अंग्रेजों को, और फिर दक्कन में भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं अंग्रेज। और फ्रेंच जो हैं वो धीरे धीरे वो पुडुचेरी पौंडीचेरी वाले पार्ट में ही कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, रह जाते हैं, पौंडीचेरी और चंद्रनगर। चंद्रनगर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, इन दोनों जगह में ही ये स्थापित हो जाते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में कि पौंडीचेरी के 4 पार्ट हैं, उसमें से कौन कौन से पार्ट हैं, चारों के नाम बताएं। तो अफरोज हैं एक स्टूडेंट, उन्होंने बताया था नाम। तो थैंक यू अफरोज, आपने बड़ा पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखें और आपने आंसर भी दिया। तो ऐसे ही देखते रहें आप वीडियो, वेरी गुड। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध हो गया समाप्त, उसके बाद एंग्लो कर्नाटिक में अंग्रेजों को मिल गई बढ़त। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको देना चाहूंगा कि कंपनियों का तो हो गया, कंपनियों से तो अंग्रेजों ने एक निर्णायक अपनी बढ़त बना ली। पुर्तगीज और फ्रेंच जो थोड़े बहुत इनको टक्कर दे सकते थे, उनको भी इन्होंने साइड लाइन कर दिया इंडिया में। और बाकी डच और डेनिस ये तो बड़े ही ज़्यादा, कुछ इनका ज़्यादा योगदान था नहीं, ज़्यादा इनका कुछ कंट्रोल था नहीं, तो ये कुछ ज़्यादा प्रभावी नहीं थे कहीं भी। तो मेनली ये दोनों थे। तो 1613 में पुर्तगीज को और 1760 में फ्रेंच को इन्होंने लगभग लगभग अपने अपने छोटे छोटे से सूबे में इनको वहीं पे सीमित कर दिया, और अंग्रेज फिर दक्कन में भी स्थापित हो गए। तो फिर से हम चलते हैं 1707 में, कि लेटर मुगल स्टार्ट होता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, एक विशाल साम्राज्य जिसमें कि बहुत छोटे छोटे सूबे होते हैं, छोटे छोटे महाराजा होते हैं, छोटे छोटे निजाम होते हैं, नवाब होते हैं। इन सबको के ऊपर कंट्रोल करके बैठे होते हैं दिल्ली सल्तनत में मुगल। और मुगल दिल्ली में मुगल सल्तनत और मुगल के स्ट्रोंग होने के कारण ये छोटे छोटे जो राज्य होते हैं ये ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, ये थोड़े शांत रहते हैं। पर जैसे ही सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होती है, वैसे ये छोटे छोटे राज्य फिर से अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपने विस्तार करने के लिए फिर से प्रयास में आ जाते हैं, प्रयास करने लगते हैं। आप देखते हैं मराठे में, हम लोग देखेंगे आगे क्लास में कि कैसे मराठा, महाराष्ट्र में मराठे जो हैं वो पहले से औरंगजेब के समय से ही वो काफ़ी प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो और मुखर होकर अन्य छोटे छोटे राज्य भी अपने महत्वाकांक्षा
का विस्तार करने लगते हैं, अपने महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं। तो उसमें कई छोटे छोटे राज्य हैं जिसका हम वन बाय वन अध्ययन करेंगे आज। तो उसमें हैदराबाद है, आगरा में जाटों का, हैदराबाद में निजाम का है ना। हैदराबाद में निजाम, आगरा और मथुरा के इलाके में, दिल्ली के पास है आगरा और मथुरा वाला इलाका, वहां पे जाटों का है। हम देखें कैसे वहां पे चूड़ामन जाट थे और कैसे वहां पे सूरजमल जाट थे, इन लोगों ने कैसे वहां पे नेतृत्व किया। अवध देखेंगे कि कैसे अवध एक जो बफर स्टेट रहा करता था, कभी मुगल और अंग्रेजों के बीच या फिर मराठे और अंग्रेजों के बीच, वहां पे किस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में अवध को भी लिया। फिर पंजाब को देखेंगे और फिर इस तरह से हम आगे भी देखेंगे बंगाल, मैसूर और महाराष्ट्र। तो वन बाय वन हम चलते हैं दोस्तों। पहले आते हैं हैदराबाद से। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 1724 में निजाम उल मुल्क चिन किलिज खान, जिनका नाम है निजाम उल मुल्क भी कहते हैं, इन्होंने मुबारिज खान जो मुगल के गवर्नर थे दक्कन में, हैदराबाद में, उनको हरा करके हैदराबाद निजाम की स्थापना की और आसफ जहां के नाम से वहां पे शासन करने लगे। 1724 से लेकर लगभग लगभग 1748 तक इन्होंने वहां पे हैदराबाद में शासन किया। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे वो वहां पे शासन करने लगे। चिन कुलिच खान या निजाम उल मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। यही जाकर के मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में जाते हैं और फिर ये वहां पे जो बड़े प्रभावशाली होते हैं सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु जो किंग मेकर भी होते हैं, उनकी हत्या करते हैं। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला के जो नीतियां थी या उनका जो कार्य करने का तरीका था उससे परेशान होकर, दुखी होकर फिर वापस आ जाते हैं दक्कन की तरफ और हैदराबाद में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिन जो मुगलों से लगभग स्वतंत्र है वहां पे, है ना। और आसफ जहां के रूप में ये वहां शासन करने लगते हैं 1724 से 1748 तक इनका रहता है। उसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो वहां पे शासन करना प्रारंभ करते हैं। और ये दोस्तों लगभग लगभग आज़ादी तक चलता है। आज़ादी के बाद जो तीन मेन प्रांत है जहाँ पे दिक्कत हुई, हम लोग आगे भी देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट टू एक्सेशन जो होता है उसमें एक कश्मीर, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़। हैदराबाद और जूनागढ़, यही हैदराबाद है जिनका मामला फंसता है। कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ये गुजरात में है, ये हैदराबाद आप आज तेलंगाना में है, और ये कश्मीर जे-एंड-के। इसी हैदराबाद में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऑपरेशन किया गया था पटेल के, सरदार पटेल के नेतृत्व में, जब वो गृह मंत्री थे। कौन सा वो किया गया था, ऑपरेशन किया गया था कि हैदराबाद को भारत से मिलाया गया, एनेक्स किया गया था। तो ये लोग आप कमेंट में बताइएगा कि ऑपरेशन का नाम और किस सन में किया गया, दोनों चीज बताइएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये 1724 से लेकर भारत की आज़ादी तक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना शासन करते हैं। ये था आपका हैदराबाद। सेकंड आता है आगरा। आगरा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सीट रहा था मुगलों का। हम लोग जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे पहले आगरा में स्थापित हुए, फिर उन्होंने दिल्ली में फिर अपना वो राजधानी चेंज किया था। तो आगरा बहुत इंपॉर्टेंट सीट रहा था मुगलों का। और आगरा के आसपास, आगरा, मथुरा, धौलपुर, ये सब राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो आगरा मथुरा वाला बेल्ट है, यहाँ पे जाट काफी प्रभावशाली रहे हैं, जाट। तो इसमें दो तीन बिंदु है महत्वपूर्ण, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग उन बिंदुओं को बस खाली एक करके टच करते चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 1669 में गोकुल जाट, 1669 में गोकुल जाट आते हैं। ठीक है। गोकुल जाट धर्म परिवर्तन, जो औरंगजेब की पॉलिसी चल रही है धर्म परिवर्तन की, उसका विरोध करते हैं। तो इनका एक बस नाम याद रख लीजिए, सन याद रख सकते हैं। और क्या क्या करते हैं ये, औरंगजेब की धर्म परिवर्तन की पॉलिसी का विरोध करते हैं। फिर 1686 में क्या होता है, 1686 में राजा राम जाट आते हैं। राजा राम जाट आते हैं, ये भी धर्म परिवर्तन की नीतियों का विरोध करते हैं। और फिर बाद में वो तो जाकर अंग्रेजों, सॉरी अकबर, अकबर का जो आपका सिकंदरा में, अकबर का सिकंदरा में, सिकंदरा कहाँ पड़ता है, सिकंदरा पड़ता है आपका आगरा में ही, सिकंदरिया, सिकंदरिया या सिकंदरा कहते हैं। तो अकबर का वहां पे अस्थियां होती है, उसको नष्ट कर देते हैं 1686 में, राजा राम जाट।
फिर नेक्स्ट आता है आपका 1700। 1700 में आते हैं चूड़ामल जाट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चूड़ामल जाट ये भी औरंगजेब के समकालीन है। चूड़ामल जाट ने क्या किया था, भरतपुर में, भरतपुर की स्थापना, भरतपुर को अपना राजधानी बनाया था और भरतपुर से शासन करते थे। ये चूड़ामल जाट ने भरतपुर का राज्य की स्थापना की थी, भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों भरतपुर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है। अगर आप लोग जानते हैं तो उसको भी कमेंट में जरूर लिखिएगा भरतपुर में। ठीक है, बर्ड सेंचुरी का नाम लिखिएगा आप। ये राजस्थान में है। तो चूड़ामल जाट ने भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की सन 1700 में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1721 में जो मुगल के गवर्नर थे आगरा के, जय सिंह द्वितीय, आगरा के मुगल गवर्नर जय सिंह द्वितीय, इनको भी हराया था। और फिर इन्होंने आत्महत्या किया था, सुसाइड किया था चूड़ामल जाट ने। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने सुसाइड किया था। कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं ये कि चूड़ामल जाट की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ये सुसाइड किए थे। और इसके बाद आते हैं फिर बदन सिंह। बदन सिंह कौन होते हैं, चूड़ामल जाट के, चूड़ामल जाट के भतीजे होते हैं बदन सिंह। बदन सिंह इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्हें अफगानियों ने, अहमद शाह अब्दाली जो आक्रमण करते थे बार बार, बदन सिंह को राजा की उपाधि दी थी। और ये भतीजे थे किनके, चूड़ामल जाट के। इनको राजा की उपाधि दी थी अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नाम आता है सूरजमल जाट। सूरजमल जाट, सूरजमल जाट हैं। इनको कहा था जाटों का अफलातून। इनको कहा जाता है जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। ठीक है। और सूरजमल 1763 में इनकी मृत्यु होती है और इसके बाद जाट राज्य का पतन शुरू हो जाता है। और लास्ट में 1805 में ये भी अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं, 1805 में। ठीक है। तो ये था आपका आगरा में जाट साम्राज्य, जाट राज्य कह सकते हैं, एक छोटे से भूभाग पे स्थापित था। उसके बाद दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट आता है अवध। इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे विस्तार से। अवध में क्या है, अवध, अवध अभी भी आप जो उत्तर प्रदेश में देखते होंगे तो लखनऊ के आसपास का जो एरिया है, लखनऊ, फैजाबाद, आपका अयोध्या, आपका बाराबंकी, ये सब एरिया अवध में आता है। सेंट्रल यूपी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। ये अवध बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट शुरू से ही रहा है। ये कभी जब अंग्रेज आ गए थे बंगाल में तो बंगाल और मुगलों के बीच एक बफर स्टॉक का काम करता था, बफर स्टेट का काम करता था। बफर स्टेट, बफर स्टेट क्या होता है, बफर स्टेट होता है दो बड़े राज्यों के बीच, दो बड़े राज्यों के बीच एक छोटा सा कोई अगर राज्य हो तो क्या होता है कि ना ये वाले यहाँ ए मान लो और इसको बी मान लो और इनके बीच एक बफर स्टेट एक्स है। तो ये छोटा सा इसको छोड़ देते हैं कि ना तुम ए को कहते, ए ना एक्स एक्स में जाएगा ना बी एक्स में जाएगा, और दोनों अपने अपने उसमें रहेंगे, बड़े बड़े स्टेट। जैसे आज भी देखिए आप, चाइना को देख लीजिए और इधर इंडिया को देख लीजिए, तो बीच में एक पतला सा एक नेपाल है जो बिहार, पूरे उत्तर प्रदेश और इसमें क्या नाम है आपके उत्तराखंड की सीमा से लगता हुआ है नेपाल। तो एक छोटा सा स्टेट है बफर स्टेट के रूप में, नेपाल है, भूटान है। ये चाइना और इंडिया के बीच एक बफर स्टेट का काम करता है। इसमें ना वो इंटर करते हैं चाइना वाले और ना इंडिया वाले इंटर करते हैं, ताकि जिससे कि दोनों के बीच एक शक्ति संतुलन स्थापित रहे। हालांकि यद्यपि अब हाल के वर्षों में देखा जा रहा है कि बार बार हम लोग अब साम्राज्यवादी जो नीतियां हो रही हैं देख रहे हैं उसको, उसमें हर आदमी एक्सपेंड करना चाह रहा है। चाइना को भी देखिए आप कैसे नेपाल की तरफ बार बार वो घुस जाते हैं और वो उसको प्रभावित करना चाहते हैं। तो इसको आप लोग इकोनॉमी या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में हम लोग देखेंगे बाद में कभी। तो आज हम ये देख रहे हैं कि बफर स्टेट क्या होता है। तो बफर स्टेट यही होता है कि दो बड़े साम्राज्यों के बीच एक छोटा सा साम्राज्य। तो अवध ही वही था, बफर स्टेट था। बफर स्टेट किसके लिए था ये, कभी ये बंगाल, यहाँ मराठे थे और यहाँ दिल्ली में मुगल थे, तो इनके बीच छोटा सा एक अवध वाला था पार्ट। तो ये ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, यहाँ मुगल थे और यहाँ मराठे थे। शुरू में ये मुगल और ब्रिटिशर्स के बीच बफर स्टेट रहा, फिर बाद में ये ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच बफर स्टेट का काम किया।
तो ये है कुछ अवध की कहानी। अब शुरू करते हैं अवध में कि इसकी स्थापना किसने की। तो शहादत खान, शहादत खान जिसका नाम है बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क ने अवध की स्थापना की। ठीक है, ये कब किया था? 1722 से 39 तक ये रहे थे बुरहान उल मुल्क, जिनका नाम है शहादत खान भी है। इन्होंने अवध की स्थापना की थी। ठीक है, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी शहादत खान ने। फिर बाद में इनकी राजधानी थी फैजाबाद। इसमें एक चीज और आप लोग नोट कीजिएगा, फैजाबाद इनकी राजधानी थी अवध की, जो इसका वर्तमान नाम अब अयोध्या हो गया है। तो ये फैजाबाद है, ये इसकी राजधानी थी अवध की। 1722 से 1739, 1739। 1739 में हम लोग जानते हैं क्या हुआ था, बड़ी इंपॉर्टेंट घटना घटी थी। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। तो उस समय मुगल के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कमांडर थे शहादत खान ही थे। शहादत खान पहले जब ईरान से आ रहा था नादिर शाह, तो पहले शहादत खान ही मिला इसको हरियाणा वाले क्षेत्र में। और वहां पे जब पराजित किया शहादत खान को, तो फिर नादिर शाह को इसने बोला, शहादत खान ने, कि आप हमसे क्या देख रहे हैं, आप तो दिल्ली जाइए, दिल्ली में आपको खजाना मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा आपको 20 करोड़ रुपया। फिर नादिर शाह इसके बेटे को लेकर चला जाता है दिल्ली, कि जब तक मैं वहां से नहीं आऊंगा तब तक तुम्हारा बेटा मेरे साथ रहेगा। और 20 करोड़ रुपए के लालच में फिर नादिर शाह दिल्ली आता है। और जब पता चलता है शहादत खान को कि 20 करोड़ रुपया दिल्ली में नहीं मिला नादिर शाह को, तो ये डर से जहर खा के मर जाता है, विष पान कर लेता है कि अब पता नहीं आएगा तो वो क्या करेगा। तो इस तरह से शहादत खान की मृत्यु होती है। तो 1722 से 1739, 1739 तक शहादत खान अवध के अवध नवाब के रूप में रहे थे। और उसके बाद फिर आता है आपका इनके बाद सफदर जंग। सफदर जंग, सफदर जंग भी इंपॉर्टेंट है। सफदर जंग का आपका है 1739, 1739 से 1754 तक रहते हैं, काफी लंबा टेन्योर मिलता है। ये शहादत खां के भतीजे हैं और इनके दामाद भी हैं। सफदर जंग, इनमें क्या है कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको 1748 में अवध का नवाब बना दिया था। 1748 में अवध का नवाब बना दिया था। अहमद शाह ने उसे वजीर बना दिया था। मतलब मुगल सल्तनत इस पे काफी मेहरबान थे। पहले इसको मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया था अवध का नवाब, फिर उसके बाद अहमद शाह ने उसे वजीर बना दिया। अहमद शाह बाद में आए थे, हम लोग देखे थे, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आए थे, वही मुगल सल्तनत में थे, मुगल सुल्तान थे। तो इन्होंने फिर क्या बनाया, वजीर बना दिया। और बाद में इनको इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया, इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया। किसको? सफदरजंग को। तो ये रहा। उसके बाद इसमें दो चीजें जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है सफदरजंग के टाइम पे, एक तो था कि इनके शासन काल में हिंदू मुस्लिम के बीच एक निष्पक्ष शासन व्यवस्था थी। मतलब कोई इस तरह का भेदभाव नहीं था। एक तो ये हो गया, हिंदू एंड मुस्लिम का बीच निष्पक्ष शासन व्यवस्था। और दूसरा था कि हिंदू जागीरदारों को, हिंदू जो जमींदार थे, महाराजा थे, उनको राय की उपाधि देना स्टार्ट की थी इन्होंने, राय का टाइटल देना स्टार्ट किया था। तो ये दोनों प्रमुख बिंदु थे। इसके बाद आते हैं सुजाउद्दौला। इसके बाद आते हैं सुजाउद्दौला, अवध में आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। इनका टेन्योर था 1754 से 1775। इस टेन्योर में बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। पहला तो आपका 1757 में प्लासी का युद्ध, 1761 में पानीपत का युद्ध अफगान और मराठे का, और 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में ये काफी निर्णायक होता है। इससे अंग्रेज प्रभावी तरीके से पूरे नॉर्थ में, बंगाल में स्थापित हो जाते हैं। तो बक्सर में क्या होता है, सुजाउद्दौला की सेना, सुजाउद्दौला की सेना प्लस मुगल सल्तनत शाह आलम होते हैं। और इधर उसके बाद फिर मीर कासिम होते हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम है। ठीक है, मीर कासिम। ये तीनों की सेना मिल करके, शाह आलम मुगल सुल्तान, सुजाउद्दौला अवध के नवाब और मीर कासिम बंगाल के नवाब, और ये तीनों मिलकर अटैक करते हैं किस पे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अभी भी वो कंपनी चल रही है, ब्रिटिश एम्पायर नहीं हुआ है अभी, ब्रिटिश क्राउन के अंदर नहीं आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी है। तो ये होता है। और इस तीनों को भी ब्रिटिश ने पराजित कर दिया। इन तीनों की संयुक्त सेना को 1764 बक्सर के युद्ध में पराजित करते हैं। और फिर 1765 में आपका ट्रीटी होता है, इलाहाबाद की संधि। 1765 में होता है इलाहाबाद की संधि, इनको हराने के बाद। और इस इलाहाबाद की संधि में दो संधि होती है। एक तो अंग्रेज करते हैं अवध के नवाब के साथ, एक करते हैं पहला अवध के नवाब के साथ,
सुजाउद्दौला के साथ, सुजाउद्दौला प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरा होता है मुगल एम्पायर शाह आलम टू प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दो संधियां होती हैं। उसमें क्या करते हैं कि सुजाउद्दौला से इलाहाबाद और करा, इलाहाबाद और कारा दो जिले लेकर के मुगल सल्तनत को दे देते हैं। ठीक है, सुजाउद्दौला से कारा वो इलाहाबाद जिला लेकर के मुगल सल्तनत को दे देते हैं इस संधि के अनुसार। उसके बाद 1773 आता है, 1773। 1773 में क्या होता है? 1773 में ये फिर से वारेन हेस्टिंग्स से क्या करते हैं? इलाहाबाद की सॉरी, बनारस की संधि करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स से बनारस की संधि करते हैं, ट्रीटी ऑफ बनारस वाराणसी। और उसमें से 50 लाख रुपया दे करके फिर से कारा और इलाहाबाद जिला अपने अंदर ले लेते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट था इलाहाबाद जिला इनके लिए कि 50 लाख रुपया दे करके 1773 में बनारस की संधि से, वार्डन हेस्टिंग से ये से संधि करके ये दोनों जिले फिर से वापस ले लेते हैं। तो ये था इनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुजाउद्दौला का। इसके बाद आते हैं आसफ उद दौला। इसके बाद सुजाउद्दौला के बाद आते हैं आसफ उद दौला। आसफ उद दौला क्या था? 1775 से 1797। ये सब दोस्तों आप लोग नोट करते जाइएगा छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में, ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आते हैं इससे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्री में या फिर एआरओ वगैरह की परीक्षा में आपको ये सब क्वेश्चन देखने मिलेगा। आसफ उदौला के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे? पहला, एक तो फैजाबाद से लखनऊ ले आए ये, फैजाबाद से लखनऊ ले आए, राजधानी शिफ्ट कर दिया। दूसरा, इन्होंने मुहर्रम मनाने के लिए इमाम बाड़ा भी बनाया लखनऊ में, आज भी है इमाम बाड़ा लखनऊ में। इमाम बाड़ा बनाया कहाँ पे? लखनऊ में, मुहर्रम मनाने के लिए। तो इनके दो पॉइंट्स ये थे। 1775 में ये फैजाबाद की संधि करते हैं वारेन हेस्टिंग से, वारेन हेस्टिंग से फैजाबाद की संधि करते हैं। बस ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद फिर आता है आपका लास्ट आता है वाजिद अली शाह। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है कभी कभी कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह कौन थे? अवध के अंतिम नवाब। और इनका सब 1857 की क्रांति के पहले, 1857 की क्रांति के पहले क्या होता है? अर्कोट, सर अर्कोट की रिपोर्ट आती है। सर अर्कोट की रिपोर्ट में इनको शासन में अव्यवस्था का आरोप लगता है। और शासन में अव्यवस्था का आरोप, वो ऐसा ही आदेश, वो रिपोर्ट ही आता है कि किसी तरह से अव्यवस्था का आरोप लगा करके ये अपने साथ अनेक्स करना चाहते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासन काल होता है और उस समय यही सब हर जगह चल रहा होता है अव्यवस्था। पंजाब में भी ऐसे ही करते हैं, झांसी में भी ऐसे करते हैं, यहाँ भी अवध में भी ऐसे ही करते हैं। सर अर्कोट की रिपोर्ट आती है 1856 में। और 1856 में जब ये रिपोर्ट आती है तो डलहौजी द्वारा कुशासन के आधार बना करके ब्रिटिश एम्पायर में अवध को मिला लिया जाता है, जिसका विरोध होता है। और इनकी बेगम होती हैं, क्योंकि वाजिद अली शाह को कलकत्ता में ये नज़रबंद कर देते हैं 1856 के बाद अंग्रेज। तो 1857 में इनकी बेगम हजरत महल, जो हम लोग 1857 के विद्रोह में देखेंगे तो इंपॉर्टेंट फिगर देखते हैं हम लोग हर जगह का, तो बेगम हजरत महल 1857 में अवध में लखनऊ से लीड कर रही थी, उनकी बेगम होती है ये वाजिद अली शाह की। तो ये 2-3 फैक्ट इनके टाइम में थे। तो 1857 में फिर हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने अव्यवस्था के नाम पे, शासन में कुव्यवस्था के नाम पे इनको भी मिला लिया। सॉरी, अर्कोट नहीं, ये आउटरम है। सर आउटरम 1856 में किसकी रिपोर्ट आती है? आउटरम, आउटरम की रिपोर्ट आती है, आउटरम महोदय की रिपोर्ट आती है 1856 में। आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट में। हमने क्या देखा? अवध भी हो गया हमारा, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का हिस्सा हो गया 1856 में। अब देखते हैं पंजाब। पंजाब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस रहा है। और पंजाब में अगर देखा जाए तो पहले सिख साम्राज्य की स्थापना जो होती है वो बंदा बहादुर से एक उनको एक राजनीतिक नेतृत्व मिलता है। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे सिख में जो 10 गुरु थे सिखों के, उनको एक एक करके थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं और बुलेट पॉइंट्स को आप लोग नोट करते जाइएगा। तो सिख धर्म का जो उदय हुआ, शुरुआत हुई इसकी गुरु नानक देव ने की थी।
गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तलवंडी में, जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक तलवंडी छोटा सा गांव है, वहीं उनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का, और वो भी पाकिस्तान में है। उनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे, करतारपुर साहिब में। कहाँ हुई थी, करतारपुर में। आजकल आप बड़े न्यूज में देखते होंगे, करतारपुर कॉरिडोर चलते रहता है, तो ये वही है। उनका जन्म था तलवंडी पाकिस्तान में, और मृत्यु हुई थी उनकी करतारपुर में, वो है अभी भारतवर्ष में, पंजाब में। ठीक है। तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, और इसके बाद एक चीज इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो था लंगर की व्यवस्था। आप देखते हैं कि सिखों में लंगर बहुत इंपोर्टेंट, गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था जरूर होती है। तो लंगर को इन्होंने प्रारंभ किया था, लंगर को इन्होंने प्रारंभ किया था। और लंगर में जो इनको लंगर को नियमित किया था वो थे इनके बाद गुरु अंगद देव जी ने किया था, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी। अगर पूछे नियमित किसने किया तो वो थे गुरु अंगद देव जी। तो और तीसरे आप इनके पॉइंट ये हैं कि ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, गुरु नानक देव जी इब्राहिम लोदी के समय में थे। सेकंड गुरु हम देखते हैं गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव का रहता है 1539, हमने ये पीरियड लिख दिया 1539 से जब इनकी मृत्यु होती है 1539 में, तो फिर गुरु अंगद देव आते हैं, ये 39 से 1552 तक रहते हैं। और ये गुरु नानक देव जी के शिष्य होते हैं गुरु अंगद देव जी। तो ये 39 से 52 तक रहते हैं। इनके टाइम पे जो एक दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो इनका मूल नाम है लहना। इनका मूल नाम है लहना। इन्होंने गुरुमुखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लिपि में ही लिखा हुआ है, तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। जो नानक देव ने लंगर की व्यवस्था स्टार्ट की थी उसको नियमित किया था। ये 3 पॉइंट इनके थे। फिर आते हैं लास्ट थर्ड में गुरु अमरदास। ये होते हैं 1552 से 74 तक। ये अकबर के समकालीन थे, और अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन नहीं, 500 बीघा जमीन देते हैं रामदास के समय में। यहां पे इन्होंने बावड़ी बनवाया था। इन्होंने क्या बनवाया था, बावड़ी बनवाया था। बावड़ी में जल होता है, उस जल को पीने से बीमारियां दूर होती हैं, ऐसा माना जाता था। तो गुरु अमरदास थे, इनके समय में एक बावड़ी बनी थी जिसको पीने से बीमारियां दूर होती हैं, ये माना जाता था। उसके बाद है गुरु रामदास। गुरु रामदास का टेन्योर था 1574 से 74 से 1581 तक, और ये भी अकबर के समकालीन थे। और इनके समय में अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दिया था। ये आप लिख लीजिए, काफी काफी कंफ्यूजन होता है कई बार कि अमरदास के समय में क्या हुआ था, गुरु रामदास के समय में क्या हुआ था। तो एक बुलेट पॉइंट में जो मैं बोल रहा हूँ उसको पॉज करके आप नोट करते जाइएगा। तो 500 बीघा जमीन दिया था अकबर ने गुरु रामदास को, और उसी में फिर बाद में जाके आज का जो आप अमृतसर शहर देखते हैं, अमृतसर शहर का निर्माण हुआ। अमृतसर शहर, अमृतसर, अमृतसर शहर का निर्माण हुआ, बनाया। उसके बाद आते हैं गुरु अर्जन देव। ये महत्वपूर्ण है, इनके समय में तीन चार जो बिंदु थे वो ये थे। एक तो 1589 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करते हैं अमृतसर में। दूसरा, 1604 में आदि ग्रंथ की रचना करते हैं। आदि ग्रंथ की रचना होती है, बिल्कुल आप इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। 1604 में अर्जुन देव के समय में आदि ग्रंथ की रचना होती है। और फिर ये सिखों पे एक अनिवार्य धार्मिक कर लगाते हैं, मसनद। सिखों पर एक अनिवार्य धार्मिक कर लगता है कि आप अपने आय का 1/10 दें। ये गैर सिखों पे नहीं था, ये सिखों पे था। अपने धर्म के जो अनुयायी थे उनको ही बोला उन्होंने कि अपने आय का 1/10 दो, जिससे हम सामाजिक और धार्मिक कार्य करेंगे। तो ये मसनद इन्होंने लगाया, अनिवार्य धार्मिक कर था मसनद। ठीक है। इनके समय में एक इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है वो है कि जहांगीर के पुत्र थे खुसरो खां। खुसरो खां विरोध कर देते हैं, जहांगीर में सल्तनत से बगावत कर देते हैं, और उनको ये गुरु अर्जुन देव शरण दे देते हैं। जिससे नाराज होके जिससे नाराज होकर क्या करता है, जहांगीर इनको मृत्युदंड दे देता है गुरु अर्जुन देव को। तो ये था इनके काली कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उसके बाद है आपका गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह, देखिए पहली बार मुगल और सिख गुरु के बीच में इस तरह की बात हुई, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहली बार इन्होंने, पहले देखिए आप अकबर 500 बीघा जमीन दे रहे हैं, वहां पे अमृतसर शहर बन रहा है। लेकिन फिर बाद में गुरु अर्जन देव के समय हम देखते हैं कि खुसरो खां को ये शरण देते हैं, जिससे नाराज होकर के जहांगीर इनको मृत्यु दंड दे देता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद। तो फिर गुरु हरगोविंद क्या करते हैं, इससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने क्या की, सिखों के सिखों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। इन्होंने ही
अकाल तख्त का एक तो निर्माण किया, अकाल तख्त जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, अकाल तख्त का निर्माण किया था। और दूसरा, इन्होंने सिखों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी थी, है ना, मार्शल कम्युनिटी के रूप में विकसित करना स्टार्ट किया था। इनको भी जहांगीर ने 2 वर्षों तक ग्वालियर के जेल में रखा था। तो ये थे गुरु हरगोविंद सिंह के समय में 2-3 घटनाएं। फिर 2 गुरु आते हैं, गुरु हरराय और गुरु हरकिशन, इनका पीरियड याद रख सकते हैं। उसके बाद है गुरु तेग बहादुर, जो कि महत्वपूर्ण है। गुरु तेग बहादुर 1621 से 1675 तक इनका टेन्योर रहता है। इनका पूरा 1621 से तो इनका पूरा जीवन हो गया। इनका टेन्योर 1664 से हरकिशन, गुरु हरकिशन जी की मृत्यु के उपरांत 64 से 75 तक होता है, 11 वर्षों का। इसमें जो ये महत्वपूर्ण इनके समय के बिंदु हैं, इनकी अवधि के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो है, पहले तो ये औरंगजेब के समकालीन थे। ये औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। इन्होंने औरंगजेब के धर्म परिवर्तन की नीति का भी विरोध किया था। एक्चुअली हुआ क्या था, एक थोड़ा सा मैं एक लाइन 2 लाइन का बताना चाहता हूँ। उसमें क्या हुआ था कि जो गांव था इनके आसपास का, उनमें जो अनुयायी थे इनके, वहां पे औरंगजेब के द्वारा धर्म परिवर्तन की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। तो उस गांव के लोग आते हैं गुरु तेग बहादुर जी के पास और वो बोलते हैं कि हम लोग धर्म में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, हम लोग आपके साथ ही आपका अनुसरण करना चाहते हैं। तो गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि आप लोग जाओ और वहां पे बोल दो उनको कि अगर हमारे गुरु धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हम लोग भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन जब वहां पे वो, तो अंग्रेज जब जाके बोलते हैं औरंगजेब को ये बात, तो औरंगजेब को लगता है कि ये तो और अच्छी बात है, एक व्यक्ति का उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया तो पूरे गांव का कर लेंगे। तो बुलाते हैं गुरु तेग बहादुर जी को, और जब उनसे कहा जाता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, तो औरंगजेब के दरबार में ये बोल देते हैं, मना करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। जिससे नाराज होकर के औरंगजेब क्या करता है, इनके शीश को धड़ से अलग कर देता है। शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, गुरु तेग बहादुर जी का शीशगंज गुरुद्वारा आज भी चांदनी चौक दिल्ली में है। शीशगंज, आप लोग जाइएगा वहां पे तो वहां पे इतिहास लिखा हुआ है। ये होता है शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक दिल्ली का, भी पूछ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट गुरु जो आते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, 1675 से 1708, 1675 से 1708। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है प्री में। इनका जन्म हुआ था पटना साहिब, जो बिहार में है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, नांदेड़, जो महाराष्ट्र में है। पटना साहिब और नांदेड़, ये बिहार में है, इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी 1708 में। तो ये था, ये सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ एक मिलिट्री पंथ था कि जो अपने अधिकार के लिए, अपनी रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिससे कि सिख को मिलिट्रीली एक मार्शल कम्युनिटी के रूप में डेवलप किया जा सके और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के रूप में डेवलप किया जा सके। तो इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार और विचित्र नाटक। विचित्र नाटक ये इनकी आत्मकथा है। विचित्र नाटक और कृष्ण अवतार, इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। उसके बाद इन्होंने, जब अब हम देखते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, तो मुअज्जम, आजम और 3 भाई होते हैं कामबख्श। तो इन्होंने मुअज्जम का साथ दिया था, जो कि बाद में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेकर मुगल सल्तनत पर बैठते हैं, आसीन होते हैं। तो ये मुअज्जम का साथ देते हैं, समर्थन देते हैं। नांदेड़ में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु से पहले ये गुरु गद्दी को समाप्त कर देते हैं और फिर कह देते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, अब ग्रंथ जो आदि ग्रंथ की रचना की गई थी वही हमारे गुरु रहेंगे, और तब से लेकर आज तक गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं। फिर गुरु परंपरा समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से सिखों के 10 गुरु आते हैं, और ये करके हमने सबको देखा, सब में जो भी महत्वपूर्ण 1-2 बिंदु थे हमने उसका संकलन करके कंपाइल करके आपको अभी बता दिया है। तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज कर करके, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद जो राजनीतिक नेतृत्व जो स्टार्ट होता है सिखों का, वो होता है बंदा सिंह बहादुर के समय से। बंदा सिंह बहादुर पहली बार सिखों का राजनीतिक नेतृत्व करता है, पॉलिटिकल लीडरशिप देता है बंदा सिंह बहादुर। ये गुरु गोविंद सिंह जी के बाद आता है। ये सिख राज्य की स्थापना करता है। ये सिख राज्य की स्थापना करता है। ये नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के
गुरु गोविंद सिंह के सिक्के भी चलाता है उस राज्य में, सिख राज्य में। गुरु नानक देव और गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के सिक्के भी चलाता है। ये सिख राज्य के मोहर भी बन ढलवाता है, ये मोहर भी ढलवाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये बहादुर शाह वन ने इसे, बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन को समर्थन दिया था गुरु गोविंद सिंह ने, लेकिन यही बहादुर शाह वन, जो मुअज्जम जिसका नाम था, ये इसको लौहगढ़ के युद्ध में पराजित कर देता है 1711 में। 1711 में लौहगढ़ के किले पर पराजित कर देता है। और फिर 1712 में ये दोबारा, ये थोड़ा काउंटर देता है, 1712 में फिर दोबारा ये लौहगढ़ के किले पे अपना कब्जा जमा लेते हैं बंदा सिंह बहादुर। फिर 1715 में फर्रुख सियार, 1715 में फर्रुख सियार लौहगढ़ के किले में पराजित करके इनकी हत्या कर देता है, दिल्ली में इनको मृत्युदंड दे देता है। 1715 याद रखिए, 1715 में फर्रुख सियार का शासन आ चुका है। तो फर्रुख सियार लौहगढ़ के किले में बंदा सिंह बहादुर को पराजित करता है और फिर इनको दिल्ली लाकर दिल्ली में इनको मृत्युदंड दे देता है। तो ये था आपका बंदा सिंह बहादुर का काल। इसके बाद बहुत दिनों तक जो सिख साम्राज्य था वो नेतृत्व विहीन हो गया था और मिसलों में बट गया था, बहुत सारे मिसल में बट गया था, अलग अलग छोटे छोटे कम्युनिटियों में बट गया था। तो मिसल में बटने के बाद काफी दिनों तक सिख साम्राज्य नेतृत्व विहीन रहा। लास्ट में आते हैं महाराजा, बहुत दिनों के बाद आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? ये थे आपके रावी और चिनाब के बीच सूकर चकिया, सूकर चकिया, सूकर चकिया मिसल से आते हैं। और ये है रावी और चिनाब के बीच ये मिसल होती है। उसी के जो मुखिया होते हैं उनके यहाँ पे राजा महाराजा रंजीत सिंह का जन्म होता है। और फिर ये एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करते हैं आगे चल करके। 1792 में लंबी अवधि के बाद ये आते हैं और सूकर चकिया मिसल में इनका जन्म होता है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर 1798 में एक दिलचस्प वाकया होता है। 1798 में, 1798 में जमान शाह कौन था? एक अफगान शासक था, वो पंजाब पे आक्रमण करने के लिए आया था। तो जब वो लौट के जाते रहता है तो उसका चिनाब नदी में उसके 12 से अधिक तोप गिर जाते हैं। तो रंजीत सिंह क्या करते हैं, उन तोपों को नदी से निकालकर उसे वापस जमान शाह के यहाँ भिजवा देते हैं, अफगान शासक के यहाँ पे। तो इससे प्रसन्न होकर वो बोलता है कि आप लाहौर पे अपना अधिकार कर लो। तो 1799 में, 1798 में घटना घटती है और 1799 में रंजीत सिंह लाहौर पर अपना अधिकार कर लेते हैं और इसी को फिर बाद में राजधानी बनाते हैं, पॉलिटिकल राजधानी ये बनती है 1799 में लाहौर पे। और फिर 1805 में ये क्या करते हैं, अमृतसर में भंगी मिसाल होता है, भंगी मिसल, भंगी मिसल से ये छीन लेते हैं अमृतसर 1805 में, अमृतसर छीनते हैं और फिर अमृतसर को धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित करते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन टाइमलाइन से 1799, 1805, 1809 में, 1809 में अंग्रेजों के साथ एक अमृतसर की संधि करते हैं। ये अमृतसर की संधि ये इंपॉर्टेंट है, महाराजा रणजीत सिंह करते हैं अमृतसर की संधि अंग्रेजों के साथ। इसमें क्या होता है, अंग्रेज कहते हैं कि आप सतलज के पश्चिम में, सतलज के पश्चिम में आप साम्राज्य विस्तार करो, पूरब में जो आपको आने का है पूरब में मत आइए, आप पूरब में अंग्रेजों का संरक्षण रहेगा। तो इससे जो महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार का जो सपना था कि हम सतलज के पूरब में जाएं, वो समाप्त हो गया और फिर पश्चिम में जाने लगे। और पश्चिम में आप देखें तो 1800, आपके 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर। इस तरह से ये अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं वन बाय वन। और ये काफी योग्य और दूरदर्शी शासक थे, काफी स्ट्रांग भी थे महाराजा रणजीत सिंह। इन्हीं के पास था आपका वो जो नादिर शाह लूट के ले गया था दिल्ली वो मुगल सल्तनत थे मोहम्मद शाह के टाइम पे, क्या के ले गया था? एक तो मयूर सिंहासन ले गया था और दूसरा क्या ले गया था? कोहिनूर हीरा। वो कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास ही था। तो ये था आपका महाराजा रणजीत सिंह का समय काल। और इसके बाद 1839 में, 1834 तक वो पेशावर जीतते हैं और 1839 में, 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनके पुत्र खड़ग सिंह,
सिंहासन पर विराजमान होते हैं खड़ग सिंह। खड़ग सिंह उतने योग्य नहीं थे, इनको नशे की आदत थी और ये उतने बेखबर रहते थे चीज़ों से। तो इनके साथ, इनके दरबार में जो डोगरा थे, जो सिख सरदार थे, इन आपस में इनके भीतर वर्चस्व की लड़ाई होने लगी और गुटबंदी होने लगी, जिससे कि पूरे राज्य में अव्यवस्था का माहौल हो गया, राज्य में अराजकता का माहौल आ गया था। और धीरे धीरे कई उसमें छोटे छोटे और भी समय काल के लिए, एक एक साल, दो दो साल के लिए, 4 साल में 4 राजा आ गए थे। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फिर लास्ट में ये याद रखिए कि दिलीप सिंह आते हैं 1843 में। 1843 में दिलीप सिंह, जो कि एक अल्पवयस्क बालक थे, दिलीप सिंह, इनको गद्दी पे बिठाया जाता है और इनकी संरक्षिका बनती हैं, इनकी संरक्षिका बनती हैं जिंदन, जिंदन, रानी जिंदन, जो इनकी माँ होती हैं, रानी जिंदन। दिलीप सिंह की माँ इनकी संरक्षिका बनती हैं, रानी जिंदन। और ये 1843 से 1849 तक दिलीप सिंह यहाँ पे एक उनके संरक्षण में राज्य करते हैं, शासन करते हैं। और उसके बाद दिलीप सिंह के बारे में जो एक दो क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं दिलीप सिंह के बारे में, उसमें एक तो आपका है कि ये 1849 के बाद फिर पढ़ाई करने के लिए यूरोप चले गए थे। तो इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। दूसरा, ये बाद में ईसाई धर्म अपना लिए थे, दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह बाद में ईसाई धर्म अपना लिए थे। तीसरा, इनकी मृत्यु हुई थी पेरिस में। और चौथा, इनकी अंत्येष्टि हुआ था इनका इंग्लैंड में। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें 3-4 जो बिंदु हैं दिलीप सिंह जी के बारे में, वो ये आप नोट कर सकते हैं। तो दिलीप सिंह एक अल्पवयस्क बालक बालक थे, जिनको 1843 में गद्दी में बिठा दिया गया था। और ये इनके इनकी जो संरक्षिका थी, इनकी माँ ही थी रानी जिंदन। और उनके संरक्षण में, रानी जिंदन के संरक्षण में ये गद्दी में बैठे हुए थे। 1849 के बाद फिर ये चले जाते हैं यूरोप पढ़ाई करने के लिए। फिर बाद में ये, इनके बारे में 3-4 पॉइंट्स थे, ये रूस की यात्रा करते हैं, ये बाद में ईसाई धर्म अपना लेते हैं। फिर पेरिस, फ्रांस में इनकी मृत्यु होती है और इंग्लैंड में इनका इनका अंत्येष्टि होता है। इसके बाद, दिलीप सिंह के बाद, हम देखते हैं कैसे आंग्ल सिख युद्ध होता है। आंग्ल सिख युद्ध, जिसके बाद फिर से अंग्रेज क्या करेंगे, सिख प्रोविंस को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बना देंगे, मिला लेंगे उसमें। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है, वो होता है 1845 से 46। छोटे छोटे एक साल का युद्ध है, कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा युद्ध नहीं होता। और द्वितीय युद्ध होता है, ये होता है 1848 49 में। कारण क्या था इन युद्धों का? मुख्य कारण तो था ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीति। ये मेन कारण यही था। और कई छोटे मोटे कारण में कह सकते हैं कि रानी जिंदन की महत्वाकांक्षा थी, वो भी विस्तार करना चाहती थी। तो लेकिन मुख्य कारण था आपका ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीति, अपने क्षेत्र का विस्तार करना। तो 1844 में क्या होता है, उसमें होते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग होते हैं 1844 में। वो क्या है, घोषणा कर देते हैं। वो कहते हैं कि 1805 में जो समझौता हुआ था महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में, तो उसमें कहा गया था कि सतलज के पूरब तो अंग्रेजों के संरक्षण में रहेगा, पश्चिम का ही विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अब 1844 में लॉर्ड हार्डिंग क्या कहते हैं कि पूरब तो खैर था ही हमारा, पश्चिम जो सतलज के पश्चिम में था जो क्षेत्र जिस पे दिलीप सिंह बैठे हुए थे, उसके बारे में कहते हैं कि वो भी क्षेत्र हमारा रहेगा, अंग्रेजों के संरक्षण में है वो क्षेत्र, अंग्रेजों के संरक्षण में, क्योंकि दिलीप सिंह उस समय अल्पवयस्क बालक थे। तो ये बोला गया कि हमारे संरक्षण में है, और जैसे ही दिलीप सिंह की मृत्यु होती है तो फिर ये राज्य हमारा हो जाएगा, सिख राज्य हमारा हो जाएगा। तो इससे नाराज होकर सिखों ने आक्रमण कर दिया अंग्रेजी सेना पे, अंग्रेजी हुकूमत पे आक्रमण कर दिया। और उसके बाद फिर क्या होता है कि सतलज के पश्चिम में पूरा क्षेत्र इन्होंने बोला। उसके बाद इस नाराज होकर 45 में, 1845 में आक्रमण कर देते हैं सिख अंग्रेजों पे, जिससे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसमें से कि सिख पराजित होते हैं। सोबराव का युद्ध होता है, सोबराव का युद्ध, जिसमें सिख पराजित होते हैं और अंग्रेज विजयी होते हैं।
वो जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट देता है कि फिर ये कुछ करे एक्टिविटी तो इसका हम फायदा उठाएं, तो जानबूझ के स्टेटमेंट दिया था कि हम उसके पश्चिम वाले क्षेत्र भी कि हमारे संरक्षण में है, और दिलीप सिंह के मरने के बाद ये हमारा हो जाएगा, जिससे वही हुआ जो ये चाह रहे थे। तो इन्होंने आक्रमण किया और फिर सोबराव के युद्ध में इन्होंने पराजित कर दिया। 1846 में एक संधि होती है, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि में लाहौर की संधि 1846 में होती है, जिसमें सहायक संधि प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए सिखों को विवश कर देते हैं अंग्रेज, कि आप सहायक संधि प्रणाली पर हस्ताक्षर करो। ये उनका अनेक्स करने का, मिलाने का पहला स्टेप था। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप होता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ये आता है कब? 1800। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में बहुत त्वरित उसकी गतिविधि को बहुत त्वरित कर दिया था, साम्राज्य के विस्तार की गति को। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 में वो आया ही था यही करने के लिए। आप देखेंगे उसके समय में अवध, झांसी, पंजाब, और इस तरह से हम आगे भी देखेंगे कई चीजें हुई हैं। पहली बार रेल भी उसी के समय में चली है, तो हम इसको विस्तार से देखेंगे 1857 क्रांति के समय में। अभी हम ये देख रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे क्या होता है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी होते हैं मुल्तान के राजा, क्योंकि दिलीप सिंह के टाइम पे क्या है, वहां पे एक नेतृत्व का अभाव है सिख राज्य में, तो अराजकता का माहौल है और जो नीचे है वर्चस्व की लड़ाई चल रही है बीच में। तो आप मुल्तान के जो राजा होते हैं, मुल्तान के राजा सिखों के विरुद्ध में अभियान छेड़ देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो बस इसी का हवाला दे करके, इसको बहाना बना के डलहौजी बोलता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं संभल पा रहा है, चलिए हम संभालेंगे। और इसके बाद फिर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध 1848 में, सेकेंड एंग्लो सिख वार। और उसमें कहाँ होता है? तीन लड़ाई है, रामनगर की लड़ाई उस युद्ध में, फिर चिलियावाला, ये क्वेश्चन पूछा था कई बार, चिलियावाला, और एक गुजरात का युद्ध होता है। ये तीन युद्ध होता है। बेटा नाम गन कहते हैं उस युद्ध को, गुजरात के युद्ध को बेटा नाम गन। और इन तीनों युद्ध में निर्णायक रूप से ये जीत हासिल करते हैं और आपको पराजित कर देते हैं सिख को, और कोहिनूर हीरा भी ले जाते हैं और फिर बाद में गिफ्ट कर देते हैं अपने क्राउन को। तो लॉर्ड डलहौजी पूरी तरह से सिख राज्य को भी अपने साथ अनेक्स कर लेता है सेकेंड एंग्लो सिख वार से, और पंजाब को मिला लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पंजाब का भी विलय हो जाता है, और कोहिनूर हीरा लेकर के जाके दे आते हैं अपने जो लंदन में बैठे हुए इनके क्राउन जो हेड, उनको दे देते हैं राजा को। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा आज हैदराबाद, अवध, आगरा और पंजाब, और सिख धर्म के जो गुरु थे उनके बारे में हमने एक एक करके सबको देखा। तो आज हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इन टॉपिक से आए हैं, और कल फिर हम स्टार्ट इसी श्रृंखला को आगे रखते हुए। कल दो तीन और बच गए हैं, बंगाल, मैसूर और मराठे, ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, और थोड़ा सा इसमें आराम से हम लोग करेंगे, अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो अभी क्लास को ही विराम देते हैं और क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इससे पहले देखिए कि सब क्वेश्चन आ रखा है आपका, कि बीपीएससी के प्रिय क्वेश्चन है सन 2000 का, कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? तो क्या तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, ये जंग जो चल रही थी ये यूरोप में चल रहा था, तो वो तो बैकग्राउंड में था, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर इसका है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। बार्नेट जो थे अंग्रेजी नौसैनिक थे, जिन्होंने फ्रांसीसी जहाजों का कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफत में क्या किया था, जिसके खिलाफ में रिएक्शन में डुप्ले ने मद्रासी प्रेसिडेंसी में के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये है इसका रियल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो हम जानते हैं कि अंग्रेज और फ्रेंच के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी इंडिया में। उसी में तीन कर्नाटिक वार हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिसमें प्रथम में फ्रेंच विजयी हुए थे, द्वितीय और निर्णायक रहा था, और तृतीय में 1760 में वांदीवास के युद्ध में इन्होंने फ्रेंच को पूरी तरह से हरा दिया था, और 1763 में पेरिस की संधि से फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध था वो भारत में भी थम गया और वहां भी थम गया था, यूरोप में भी थम गया था। ये भी आपके प्रिय क्वेश्चन है। तो अंग्रेज और फ्रेंच, इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट,
रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था? आप देखिए, रंजीत सिंह के राज्य में दिल्ली पूरब में पड़ता है। आपको याद होगा 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई थी, तो उसमें पूरब के लिए मना किया गया था सतलज के पूरब में, तो दिल्ली तो ऐसे ही क्रॉस हो गया, है ना। मकराना भी नहीं, काबुल भी नहीं, इन्होंने श्रीनगर को मिलाया था 1819 में। 1834 में मुल्तान, 1818 में पेशावर। तो ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकड़ चकिया, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आध एग्जाम में और ही पूछा है, 97 में पढ़ी में पूछा गया क्वेश्चन। तो सुकर चकिया मिसल कहाँ पे था? रावी और चिनाब के क्षेत्र के बीच था सुकर चकिया मिशन। रंजीत सिंह का मिशन मिसल इसी से संबंधित था, इसी के मुखिया के पुत्र थे रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी, तो इनके राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। देखिए, दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इन्होंने अमृतसर किससे लिया था? भंगी मिसल मिसल से लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी देखिएगा। हमने बताया था आपको 1805 में इन्होंने लिया था, और लाहौर इनका इनकी राजधानी थी। ठीक है। लाहौर में कब इन्होंने राजधानी बनाई थी? 1799 में इन्होंने लाहौर पे कब्जा किया था। और जमान शाह जो अफगान शासक थे, उन्होंने बोला था कि इन्होंने खुश होकर के इनको बोला था कि आप लाहौर पे अधिकार कर लो। ठीक है। नेक्स्ट, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह, उनके पुत्र थे जो उतने योग्य नहीं थे। सिख राज्य का अंतिम शासक ये थे दलीप सिंह, जो अल्पवयस्क बालक थे। ये देख लें आप। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? हमने दलीप सिंह के बारे में तीन चार बातें आपको बताई थी कि उनका जन्म उनकी मृत्यु, उनका निधन पेरिस में हुआ था। उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई तो नहीं, उनकी अंत्येष्टि मैंने आपको लिखवाया भी था, ये हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। उन्होंने सिख धर्म नहीं छोड़ा, नहीं, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। क्या किया था? ईसाई धर्म अपना लिया था। वो रूस नहीं गए, वो बिल्कुल रूस गए थे वो। ही वेंट टू रूस। ये रूस भी गए थे। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, मैंने लिखवाया था आपको अभी कुछ देर पहले जब मैं पढ़ा रहा था आपको दिलीप सिंह के बारे में। तो ये तीनों कथन असत्य हैं, तो आपका ये निधन पेरिस में हुआ था, दिस इज राइट ऑप्शन, सो ए इज द राइट आंसर। सो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। हम लोग फिर आगे मिलेंगे। इसी ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो इसका विस्तार हो रहा है, इसकी कड़ी में एक क्लास और बचा हुआ है, जिसमें हम ये खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम आगे 1857 क्रांति की तरफ जाएंगे। तो आप लोग धैर्य के साथ वीडियो देखते रहिए, उसको नोट डाउन करते रहिए, और आप पार्टिसिपेट कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में कमेंट कीजिए। क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग जुड़े हुए हैं तो लगता है कि हाँ, आप लोग जुड़े हुए हैं तो इसमें और अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड करूँ। तो आप लोग कमेंट भी कीजिए क्वेश्चंस का, और जो कन्फ्यूजन हो रहा है, जो क्वेश्चन हो रहा है, उसे भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस को भी एक एक करके बाद में आपको एक्सप्लेन करूं। तो इस तरह से हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पे अधिक से अधिक कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।